इसके अलावा जो दूसरा डिजीज है जिसका नाम है गॉसस डिजीज, इसमें जो है गॉसस डिजीज में यहां पे आपका लाइसोसोमल डिसऑर्डर होता है। ये लाइसोसोम याद है, ठीक है, ये लाइसोसोमल डिसऑर्डर होता है। इसके वजह से अगेन यहाँ पे भी इनलार्जमेंट ऑफ लिवर होता है, ठीक है, इनमें भी इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लिन, ये यहाँ पे इश्यू आना शुरू हो जाता है। दूसरा दैट इज द गॉसस डिजीज। तीसरा जो है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में ये होता है बॉडी जो है वो कॉपर को एक्यूमुलेट करने लगती है, जरूरत से ज्यादा कॉपर को हमारी बॉडी क्या करती है, एक्यूमुलेट करने लगती है। तो अगेन यहाँ पे भी आपको दिखेगा ठीक है, अननेसेसरी कॉपर एक्यूमुलेशन इनसाइड द बॉडी। यहाँ पे भी आपको लिवर रिलेटेड इशू, देखो मेनली कहानी लिवर से शुरू होती है बट इसके आपको बहुत सारे इंपैक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। मेनली इनके पीछे कारण क्या है हम वो समझ रहे हैं। और चौथा जो है दैट इज द लेनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम। यहाँ पे ये इट्स अ काइंड ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी समझते हो क्या होता है? मिर्गी, अचानक से चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, तो उसी को एपिलेप्सी कहते हैं। देखोगे देखोगे बॉडी सीजर होने लगता है, बॉडी सीजर जिसको कहते हैं, ठीक है, तो दैट इज द एपिलेप्सी। अब ये जो आपको लेनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम है ये बच्चों में ज्यादा देखा गया है, ठीक है। तो एपिलेप्सी में जनरली लोगों को एक या दो टाइप की मिर्गी आती है, मिर्गी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम में देखोगे लोगों को कि 4, 5, 6, 7, 8 तरह की मिर्गियां होने लगती, ठीक है, वो अलग अलग टाइम में अलग अलग मिर्गी आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे दिन में उसको 4-4, 5-5 बार अटैक्स आ सकते हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगेन दिस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी जिसका नाम आपको लेनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम। तो एपिलेप्सी भी याद रखोगे तो कहानी आपकी चल जाएगी, मिर्गी आप इसको कहते हैं। तो ये मेजर आपको जो अभी अब इसको इसलिए डिस्कस करा है क्योंकि हमने भाई इन 4 ड्रग्स को ये करा। अच्छा आप लोग नाश्ता करने चले गए थे, चलो कोई नहीं, खाना पहले जरूरी है, एनर्जी रहेगी तभी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो इसको कर लो आपको, क्योंकि ये रिसेंटली इसमें रिसेंट डेवलपमेंट है तो फिर ये आपको टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो यहां पे इसके आगे कहां तक हमने फिनिश किया था कल? ठीक है, सो इनको इनके सिम्टम्स वगैरह मैंने डाल दिए हैं, कहानी बता दी आपको, कहानी इसमें होता क्या, सिम्टम्स आप देख लेना कि सिम्टम्स क्या चल रहा है इसमें, ठीक है, सिम्टम्स तो ठीक है। हाँ इनिशिएटिव्स वगैरह नेशनल पॉलिसी भी कर लिया था। जेनरिक ड्रग की बात करी थी हमने, जेनरिक ड्रग में क्या डिफरेंस होता है और जो आपका ब्रांड नेम ड्रग है इसके बीच की क्या कहानी है ये हमने देखा था। आपसे बात करनी थी अबाउट द बायोसिमिलर, कि ये एक टर्म आपको देखने मिलेगा बायोसिमिलर। इसमें होता क्या जनरली, देखो बायोसिमिलर क्या है, ये भी एक मेडिसिन है जिसका की स्ट्रक्चर जो होगा ये बहुत ही क्लोज होगा। जैसे आपको ये ऐसे समझो बायोसिमिलर, इस मेडिसिन को बनाया जाता है थ्रू द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। नॉर्मली जो हम मेडिसिन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, वो केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बनाते हैं, बट बायोसिमिलर्स आर दोज ड्रग्स जिसको आप बनाते हो थ्रू द बायोलॉजिकल सिस्टम, किसी भी लिविंग सिस्टम के थ्रू, चाहे वो कोई ईस्ट हो, फंगी हो, उनके थ्रू आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ, क्योंकि हर फंगी या ईस्ट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स को क्रिएट करेंगे, तो आप उनको उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करके और आप कोई स्पेसिफिक केमिकल डिजाइन करना चाहते हो, आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आप उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या करा सकते हो, उन मेडिसिन को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, उन केमिकल्स को आप प्रोड्यूस करा सकते हो। इन्हीं को कहा गया है बायोसिमिलर्स। तो ध्यान रखेंगे बायोसिमिलर्स में सिंपली एक कहानी है कि मेडिसिन इज मेड इन अ लिविंग सिस्टम। आप लैब में मेडिसिन नहीं बना रहे हो, लिविंग सिस्टम को ऑब्वियसली अपने लैब में रखा हुआ है, बट वहां पे आप केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू दवा को नहीं बना रहे हो, आप दवा को बना रहे हो थ्रू द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये किसी ना किसी एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपका जो केमिकल मेडिसिन है उसका ही कॉपी होता है एक तरीके से, बट इसके बनाने का प्रोसेस जो है वो अलग है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाया गया है, तो इसीलिए इसमें इसमें आप कह सकते हो स्पेशलाइजेशन काफी ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म कई तरीके केमिकल प्रोड्यूस कर सकता है, बट यू नीड अ पार्टिकुलर केमिकल, तो उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस के थ्रू उसको क्या करना पड़ेगा, लेके गुजरना पड़ेगा। इन्हीं को कहा गया है बायोसिमिलर्स। तो ध्यान रखेंगे प्रोसेस इज हाईली स्पेशलाइज्ड, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर वो कहानी नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इंडिया में अभी रिसेंटली सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO
ठीक है। CDSCO इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि भाई इंडिया में ड्रग के क्या स्टैंडर्ड फॉलो होंगे, कौन से ड्रग चलेंगे नहीं चलेंगे, वो सारा काम जो है दैट इज डन बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसने आपको दिया है ऑथराइजेशन टू बिल्ड ट्रस्टोजुमैब, और ये ट्रस्टोजुमैब जो है दिस इज अ कैंसर ड्रग, तो ये इसका बायोसिमिलर मेडिसिन बनाने के लिए इन्होंने इसकी परमिशन दी है। तो इंडिया में कैंसर के लिए बायोसिमिलर मेडिसिन अवेलेबल हुआ, और इसीलिए बायोसिमिलर टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नॉर्मल मेडिसिन केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बन रहा है, लेकिन आप मेडिसिन को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज द बायोसिमिलर ड्रग। ठीक है, तो ये कहानी ध्यान रखेंगे। इस ड्रग का नाम याद रख लेना, क्योंकि अभी पहला ही है, बाद में तो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, तो फिर कहानी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रस्टोजुमैब कैंसर का ड्रग है, सिंपल सी कहानी यहाँ पे आपको याद रखनी। इसके बाद अगर आपको इनके बीच का डिफरेंस आप देखना चाहोगे थोड़ा सा, यहाँ पे बायोसिमिलर्स में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, रीजन है कि आप कोई एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बना रहे हो, तो एक्सेस कुछ चीजें भी एक्स्ट्रा उसमें बनती हैं, फिर आप उसको अलग से आइसोलेट करते हो, दैट्स द इशू। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे क्या बायोसिमिलर ड्रग्स एक्चुअल में 100% जो आपका जेनरिक ड्रग्स है या जो भी ड्रग है उसके सिमिलर होगा, तो आंसर इज नो, 100% सेम नहीं होगा। जेनरिक ड्रग में ध्यान रखना 100% सेम था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन बायोसिमिलर में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, इंपैक्ट क्या होगा दोनों का सेम होगा। तो ये इनके बीच का मेजर डिफरेंस याद रखेंगे। जेनरिक ड्रग जब आप बनाते हो तो इसके लिए आपको कोई ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी ड्रग का कॉपी ही है, तो वहां पे क्लिनिकल ट्रायल एफिकेसी प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो बना बनाया है, उसकी ट्रायल प्रूवन है। लेकिन जब आप बायोसिमिलर्स को बनाओगे, द क्लिनिकल ट्रायल्स आर नेसेसरी, कि ह्यूमन बॉडी पे जो आपने ड्रग बनाया है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर वेरिएशंस है ना, माइनर वेरिएशंस है, तो जब वेरिएशंस है तो यू नीड टू चेक इट एफिकेसी। तो इसीलिए बायोसिमिलर ड्रग्स में आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे जेनरिक्स में एक बार वो अप्रूव हो चुका है तो सारा उसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आपको चेक करते रहना पड़ेगा, बाकी कुछ ये नहीं है। कॉस्ट थोड़ा सा बात कर लो कॉस्ट पे, तो जेनरिक में कॉस्ट ऑब्वियसली क्या होगा, लो होगा, R&D करना नहीं पड़ा है, बना बनाया था, आपने कॉपी कर लिया। इसका कॉस्ट जो है इट इज स्टिल वेरी हाई, इट इज स्टिल वेरी हाई। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में ये कैसे, लोगों का ये मानना है कि आने वाले टाइम में इसको बनाना ज्यादा आसान होगा, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन जल्दी कर पाएंगे, लेकिन इट्स बिग डील, देखते हैं ये कब होता है। तो इसको बस इतना का इनके बीच का डिफरेंस कि एक नॉर्मल ब्रांड नेम ड्रग क्या है आपका, दूसरा कि जेनरिक मेडिसिन क्या है, और तीसरा कि बायोसिमिलर मेडिसिन क्या है। ये नया टर्म है जो घूम रहा है मार्केट में, सो इसको आप थोड़ा सा, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको लेकर के चलनी है। अब हम आते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज पे। तो रेयर डिजीज की कल हमने बात करी थी, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। देखो दुनिया में एक डिवीजन आपको दिखेगा नॉर्थ साउथ का, ठीक है, नॉर्थ साउथ डिवीजन आपको दिखता है। नॉर्थ की जो कंट्रीज हैं, आप ऐसे भी पॉलिटी में भी पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशन में, कि नॉर्थर्न जो कंट्रीज हैं वो थोड़ा ज्यादा अमीर है, ठीक है, उनके पास उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी हाई है। जो सदर्न कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके लिविंग स्टैंडर्ड बुरा है, गरीबी है, ठीक है, यहाँ पे बीमारियां ज्यादा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये है कि जो बीमारियां नॉर्दर्न कंट्रीज में होती थी, क्योंकि वहां पे उनके पास पैसा था, उन्होंने साइंस पे जल्दी फोकस किया, उन्होंने आप कह सकते हो रेनेसा के बाद चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू किया, तो बहुत सारी बीमारियों का निदान उन्होंने बहुत जल्दी खोजा। पैसा भी है तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो ये चीजें हुई। लेकिन जो सदर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, जो हम बात करते हैं सदर्न कंट्रीज, इंडिया ही हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं ये एक तो गरीब है, इनके पास उतना पैसा नहीं है, भाई खाने को पैसा नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करेगा। तो बहुत से बीमारियां जो इन रीजन्स में स्पेसिफिक होती थी, उनके लिए बहुत ज्यादा क्या हुआ, बहुत ज्यादा उन पर रिसर्च हुआ नहीं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में था नहीं, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम इसमें बैठ के रिसर्च करें, ठीक है। इन्हीं बीमारियों को कहा जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ट्रॉपिकल सिंपली ट्रॉपिकल रिलेट्स की किन लोकेशंस में पाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन्स में ऐसे भी बीमारियों की संख्या काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उस वहां पे वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और क्योंकि इन पे ध्यान नहीं दिया गया है, यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं था भी कि अगर रिसर्च करेंगे भी तो ये पैसा दे कहां पाएंगे, गरीब लोग हैं, तो इसीलिए इन तरीके की बीमारियों पे किसी का फोकस नहीं रहा, और इन्हीं को कहा जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, सिंपल, ठीक है। इसको इसको यही आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि WHO ने एक स्पेसिफिक नई बीमारी जिसका कि नाम है नोमा, एक नई बीमारी जिसका कि नाम है नोमा, इसको कहा कि भाई ये जो है दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। WHO ने इसको नोमा को एज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्लासिफाई करा है,
सिंपल सी कहानी। अब जो है ये नोमा जो है ये होता क्या है, दिस इज अ गैंग्रीनस डिजीज। गैंग्रीनस मतलब समझते हो, सड़ जाना किसी पार्ट का, ठीक है। जैसे आप गैंग्रीन वाली जो बीमारी, स्पेसिफिक जो गैंग्रीन की बीमारी होती थी, ये होती थी ठंड वाले प्रदेशों में, जहां बहुत ठंड होता था, तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा और धीरे धीरे वो बॉडी का पार्ट सड़ता चला जाएगा, ग्रीन होता चला जाएगा, ठीक है, तो उसको गैंग्रीन कहते थे। बट उस तरीके के और भी सड़न के तरीके हो सकते हैं, और इसको नोमा में भी यहाँ पे आपको एक गैंग्रीनस डिजीज है, जहां पे कि बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 2 से 6 साल है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, पुअर ओरल हेल्थ है, उनको ये बीमारी होती है। बस एक बार बीमारी देख लोगे तो फिर आपको आगे कहानी समझने में आसान हो जाएगी। देख रहे कुछ इस तरीके की बीमारी जो है, ये मैंने थोड़ा सा सिंपल इमेज लगा दिया क्योंकि मैंने जो बीमारी लगाया था वो थोड़ा ज्यादा डेंजर लग रहा था। इट्स नॉट लाइक अ कैंसर। यहाँ पे गम्स में जो है इन्फेक्शन शुरू होता है, जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन शुरू होता है, और वो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, बढ़ते बढ़ते वो थोड़ा विकराल रूप धारण करता है और सड़ना स्टार्ट कर देता है बॉडी का। बट तो ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है और डिसफिगरमेंट हो जाती है चीजें, डिसफिगर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो सर वो जो लोग खैनी जो खाते हैं सर, उनके साथ भी होता है। हाँ हाँ, वो एक टाइप है ना। एक हफ्ता पहले देखा था तो वो ऐसे वो बांध के आ रहा था। हाँ, मेरा दोस्त था तो बोला कि देखो कैसे हुआ, पर खोला ना तो देख के हम शॉक हुए सर। यहाँ जैसा दिखा रहा था ऐसे ही था। ऑब्वियसली ये होता है, बट ये देखो दोनों के तरीके अलग अलग है। खैनी वाले में या गुटखा वाले में जो मुकेश की कहानी है वो कैंसर है, वो कैंसर है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो गया है। बट दिस इज नोमा, ये एक अलग बीमारी है जो कि अलग कंडीशंस में होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका गम्स से इन्फेक्शन शुरू होता है। वहां पे कैंसर वाले केस में क्या होता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड आपका जो है, अब मान लो कोई खैनी खा रहा है बहुत ज्यादा या गुटखा बहुत ज्यादा खा रहा है, तो उस केस में उसकी जो जबड़े हैं ये क्या हो जाते हैं, छिलने लगते हैं, आपके अंदर के जो लाइनिंग है वो छिलने लगती है, और बॉडी अपने आप को फिर रिपेयर करती है। अब रिपेयरिंग के दौरान अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, वो आपको कैंसर का रूप ले लेता है कई कंडीशन में, ठीक है। तो अब मुंह खुला, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं उनका मुंह नहीं खुलता, उनको बोलोगे अपना मुंह पूरा खोलो, वो नहीं खोल पाते। कारण क्या है? कारण है कि जब आप गुटखा या उस तरीके की चीजों को कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम करने के बाद क्या होता है कि वहां के लेयर जो है वो डैमेज हो जाता है, उनका जो स्किन सेल है वो डैमेज हो गया। अब जब डैमेज हो गया तो बॉडी अपने आप को रिपेयर करेगी, अब जब रिपेयर करेगी तो थोड़ा स्ट्रॉन्गर लेयर आएगा, तो वो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती पहले जैसे, प्रॉपर बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये समस्याएं जो हैं ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे इन बीमारियों में, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे यहाँ पे, अगेन दिस इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, स्पेसिफिकली होता है बिकॉज ऑफ गंदगी, ठीक है। जिनके पास सैनिटेशन के लिए, हाइजीन के लिए सही व्यवस्थाएं नहीं है, उनको ये बीमारी जो है ये हो जाती है। ये ध्यान रखेंगे। नोमा नाम याद रखना, अफ्रीकन डिजीज है, अफ्रीका में ही जनरली मिलती है, तो ये चीज आप क्लियर रखेंगे। अब हो गई कि जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, तो नोमा टर्म याद रखोगे, ये जो फैली है इसकी कहानी। दूसरी कि ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है ये होने के कई कारण हो सकते हैं। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की अगर आप बात करो, वायरस के वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया के वजह से, पैरासाइट्स, फंगी, टॉक्सिन्स, जहर, ठीक है, ऐसे स्नेक वेनम हो गया, उसके वजह से भी कई बीमारियां हो सकती हैं। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होने के कारण जो है काफी सारे हैं। भारत में बहुत सारी बीमारियों को हमने एलिमिनेट किया है, जैसे गिनिया वर्म, ट्रैकोमा, याओज। इन बीमारियों के बारे में सुना है? तो अगेन आपके लिए काम, भारत ऑलरेडी इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को एलिमिनेट कर चुका है, थोड़ा सा देख लेना ये है क्या बीमारी, ठीक है। अगेन कल की तरह मैं फिर से कल के क्लास में आई विल आस्क कि गिनिया वर्म, ट्रैकोमा, याओज इन बीमारियों में होता क्या है। अरे गिनिया कंट्री भी ऑब्वियसली, वर्म है वहां पे फिर साथ में ना, ठीक है, तो अकेला नहीं है, इसको ऐसे ऐड कर लो, गिनिया वर्म है, ठीक है, ट्रैकोमा है और याओज है। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स लोगों ने लिया है, जैसे लंदन डिक्लेरेशन करा है, किगाली डिक्लेरेशन करा है। यहाँ पे बेसिक फोकस यही है कि जो ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है इन पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा जाए, फोकस करा जाए, और इनसे जो है इन पे अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से रिसर्च कर दिया जाए तो इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत डेंजरस बीमारियां नहीं है, डेंजरस इन द सेंस की बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है, इसके वजह से ये क्या होता है, इसका जो आपका इफेक्ट करता है ये बहुत ज्यादा लोगों को कर देता है, ठीक है। तो कुछ देश के कुछ हिस्सों में ये मिलता है जहां गरीबी बहुत ज्यादा है, अनहाइजेनिक कंडीशन है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, मच्छर बहुत सारे हैं, बीमारियां फैलने के चांसेस वहां पे क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो टर्म नोमा ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगेन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के मैंने से आपको बताया कारण बहुत सारी बीमारियां हैं। गिनिया वर्म आप देख सकते हो, डेंगू, चिकन गिनिया, अगेन
कुछ ही रीजन्स में फैलता है। हमारे इधर ही मान लो जहां मच्छर ज्यादा होंगे, मच्छर जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा दिखते हैं आपको, तो डेंगू एंड चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाएंगे। तो बट यहाँ पे अब क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में ज्यादा फैला, हमारे यहाँ था, तो हमने थोड़ा इस पे रिसर्च वगैरह करना शुरू किया। लेकिन अफ्रीका में बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे कि भाई पैसे नहीं है, वो तो खाना नहीं खा पा रहे, बाकी कहानी अब क्या करोगे, ठीक है। तो ट्रैकोमा या और साथ में आपको थोड़ा सा जाके चेक करें। लेप्रेसी, इवन भारत में लेप्रेसी एक समस्या है, कुष्ठ रोग, ठीक है। तो कुष्ठ रोग सुना है? कुष्ठ रोग जो है जैसे लोगों के हाथ गलने शुरू हो जाते हैं या पैर गलने शुरू हो जाते हैं, ऐसा ये उनको उंगली धीरे धीरे जैसे सड़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गैंग्रीन, उसको कहते हैं कुष्ठ रोग। बहुत ही बुरे तरीके से देखा जाता है, लोग कहते हैं कि इसने कोई पाप किया होगा पिछले जन्म में, ठीक है। तो हाँ, लोग उनको छोड़ देते हैं कि भाई ये क्या है, लेकिन लेप्रेसी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और धीरे धीरे गवर्नमेंट का भी फोकस है कि लेप्रेसी को अपने को इरेडिकेट करना है। तो हम कुछ को तो कर चुके हैं, यॉज को कर चुके, ट्रैकोमा को कर चुके, लेकिन अभी भी लेप्रेसी हमारे यहाँ एक समस्या बनी हुई है। तो लेप्रेसी को घूम फिर के कुछ ना कुछ न्यूज आ जाता है कभी कभार कि लेप्रेसी की क्या समस्या है। और लेप्रेसी जिनको हो जाती है ना, उनका लाइफ एक तरीके से डिजीज से ज्यादा उनका सोशल नेग्लेक्ट की वजह से वो परेशान हो जाते हैं। जिनके घर वाले, वो घर वाले तक छोड़ देते कि भाई ये सड़ गया है इंसान, तो वो बीमारी है, वो उसने कोई पाप वाप नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ का माइंडसेट वैसा है, ठीक है, कि भाई इसको दूर रखो क्योंकि फैलती भी, ठीक है। कुष्ठ रोग, तो राहुल द्रविड़ आते थे ना पहले। तो गिनिया वर्म सिंपल देख लेना। अच्छा, गिनिया वर्म की बात यहाँ पे आपको थोड़ा सा हमने बात ही कर ही ली, तो आ जाओ। गिनिया वर्म क्या होता है? गिनिया वर्म भी अगेन यहाँ पे पेटों में आपको देखने मिलेगा, जो है आप गंदा पानी पीने की वजह से जो है यहाँ पे आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ कीड़े होते हैं जो आपके बॉडी में जाएंगे, और बॉडी में जाने के बाद ये क्या करना स्टार्ट करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो दैट्स द बेसिक आइडिया, थोड़ा सा आप देख लेना, इसमें कुछ वैसा कुछ है नहीं, ये आइडिया की ये फैलता कैसे। और यहाँ पे बॉडी में दिख रहा है ऐसे, ये बॉडी से निकलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे देखो, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा था खाना मत खा के आना कल अब किसी को इसको देख करके लगेगा कि ये क्या चल रहा है। तो ये कीड़ा दिख रहा है, ये बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे चलते हुए दिखेंगे। तो ये ये गंदे पानी की वजह से होता है। और बॉडी में गया, बॉडी में जाके उसको मस्त खाना मिला, आपने जो खाया उसको उसने भी खाया, वो अपना इलाज करता रहा। हाँ जी, स्टार्च नहीं है वो, वही वर्म है, ठीक है। वही अपने आप को बड़ा करता है, और बड़ा करने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो घूमने निकल पड़ता है। अरे वो धागा नहीं है बाबा, वही वर्म है। बहुत सारे लोगों को निकलता है वो, ठीक है। वही तो मैं आपको दिखा रहा था ना कि देखो, ये यहाँ पे आप देखो कि डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, एंड देन इट स्टार्ट मूविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वहां से फिर अब उसको काट के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको छोटा सा होल करोगे एंड यू विल पुल इट आउट। तो ये बीमारी आपको जो है हो जाती है। तो दिस इज द आइडिया गिनिया वर्म। भारत में पहले होता था, अब हमने तो एलिमिनेट कर लिया कम से कम, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे छिद्र करके आपको खींचना पड़ेगा इसको। हाँ जी, अभी भी कहीं कहीं है, थोड़ा बहुत अफ्रीकन कंट्रीज में आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से याओज जो बीमारी देखोगे तो इस तरीके के फोड़े होते हैं, बड़े बड़े फोड़े जो है ये बॉडी पे होने शुरू हो जाते हैं। अगेन दिस इज द टाइप ऑफ याओज जो है ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। अगेन ये बच्चों में ज्यादा फैलती है, बच्चे गंदगी में ज्यादा खेल लेते हैं, या इम्यून सिस्टम अभी उतना डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसके वजह से इनको ये बीमारियां जो है ये आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करता, देख लेना इसको, ठीक है। ट्रैकोमा, अगेन ट्रैकोमा जो है ये आंखों की बीमारी है, ठीक है। दिस इज अ इन्फेक्शन एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। धीरे धीरे ये इन्फेक्शन आंखों में फैलता है, और धीरे धीरे ये क्या करता है कि आंखों को आपको मतलब टाइम के साथ आंखों की रोशनी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगेन बैक्टीरिया है, एंड बैक्टीरिया का नाम याद रखना आसान है, ट्रैकोमैटिस लास्ट में लगा हुआ है, ट्रैकोमा बीमारी उससे फैलती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के नाम पे ही बीमारी का नाम दिया गया, बट आप रिवर्स में भी याद कर लो तो कोई इशू नहीं है। अगेन यहाँ पे कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस मतलब एक से दूसरे में फैल सकती है। अगर बीमारी कॉन्टेजियस है तो मान लो मैंने अपना हाथ, मुझे आपको हुआ है ये ट्रैकोमा, और मैंने क्या करा, हाथ को ऐसे रगड़ा, और ये फ्लूइड जो है किसी तरीके से आपके कांटेक्ट में आ गया, आपने भी रगड़ा, तो फिर ये फैल नहीं, वो आँख खाता है वो नहीं है, उसको कुछ और बोलते हैं। सामने वाला देखेगा तो उसको हो जाएगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम वीडियो कॉल पे देखेंगे तो हमको वीडियो कॉल देखो ये ट्रैकोमा में क्या होता है ना, जो हमारी आईलिड्स है ना, ये आईलिड्स,
इन आईलिड्स के नीचे क्या होता है, बहुत सारे फुंसी टाइप की चीजें हो जाती हैं, और ये फुंसी होती है तो मान लो बराबर आइज को जो आपकी पुतली है उसको रगड़ेगी, और रगड़ते रगड़ते धीरे धीरे उसको क्या करना स्टार्ट कर देती है, डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, और इससे फिर आईसाइट चली जाती है। ट्रैकोमा में ये होता है, ठीक है। तो वो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इट कैन स्प्रेड, आपको कॉन्टेजियस है, एक से दूसरे में फैल सकती है। और यहाँ पे रिसेंटली इसकी चर्चा इसलिए रही, मैंने न्यूज में इसलिए इसको देख लिया कि गैम्बिया जो है, गैम्बिया ने भी इसको फाइनली एलिमिनेट किया था। अफ्रीकन कंट्री, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में बीमारियां बहुत सारी हैं, खास करके नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल। भारत ने इसको ऑलरेडी 2000 से पहले ही, 2000 के आसपास में इसको एलिमिनेट कर लिया था अपने यहाँ से, बट हमारे यहाँ भी ये बीमारी थी काफी ज्यादा, ठीक है। अफ्रीका ऑब्वियसली ना, अफ्रीका खास करके उसके इंटीरियर इलाके बहुत सारे ऐसे हैं ना जहाँ पे लोगों का बस फोकस रहा कि यहाँ से एक्सट्रैक्शन कैसे करने का है, बाकी लोग भाड़ में जाए किसी को चिंता नहीं पड़ती। तो ये कहानी आपको चली डायरेक्ट, हाँ हो सकता है। सहारा में ज्यादा नहीं दिक्कत है, रेन फॉरेस्ट वाले इलाकों में जो कांगो बेसिन है ना, उन रीजन में ज्यादा होती है जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है, क्योंकि बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए दो चीजें चाहिए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जहां पे भी टेम्परेचर हाई होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगा, वहां पे बीमारियां ज्यादा फैलेंगी ही फैलेंगी। कल कोई पूछा था ना केरला में क्यों ज्यादा फैलती, कारण वो वायरसेस का ग्रोथ जो है ऐसे ही होता है, या बैक्टीरिया का ग्रोथ। अब ये तो अपने अपने मौसम का, गर्मी भी तो ज्यादा होती है, उमस भी तो ज्यादा होती है, और वैसे कंडीशन काफी फेवरेबल होते हैं। तो इसीलिए आपको बोला था सावन में चिकन मत खाना, ठीक है। आपने चिकन काट के रखा है तो गर्मी का उमस ज्यादा होती है, वहां पे वायरसेस या बैक्टीरिया बहुत जल्दी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं था कि नहीं सावन में नहीं खाने के, सावन में नहीं खाने के, क्योंकि ये हीट जो है ना वो एक्सट्रीम हीट होता है। अभी अभी आपको फील हुआ सावन में हीट कितनी एक्सट्रीम थी, अब धीरे धीरे कम होगा। फिर नवरात्र वाले टाइम में देखना फिर से हीट एक बार, अक्टूबर हीट जिसको आप कहते हो ज्योग्राफी में, अक्टूबर हीट फील होगा आपको, ठीक है। तो ये कई कारण हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे अफ्रीकन इन स्टेट्स में यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, लोगों के पास पानी की, साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। उसी गंदे पानी, उसी पॉन्ड में जो है वो कचरा भी जा रहा है, उसी पॉन्ड का पानी वो निकाल के पी भी रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, गरीबी है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही ट्रैकोमा की लाइफ साइकिल आपको फैलेगी, धीरे धीरे आपको बीमारियां जो है, आप धीरे, यहाँ पे पर्पस यही है कि देखो यहाँ पे जो अपर आपका आईलिड होता है, यहाँ पे फोड़े फुंसी टाइप हो जाते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस ये धीरे धीरे क्या करेंगे, रगड़ेंगे आंखों को, और रगड़ने की वजह से जो है आपका कॉर्निया को स्क्रैच करेंगे, और दिखना धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साथ ही साथ ये भी कॉन्टेजियस डिजीज है, फैलेगा। डर्टी टॉवल एग्जाम्पल, मुंह धोया, साफ कर लिया, उसी टॉवल से किसी और ने साफ कर लिया, तो क्यों कहा जाता है कि भाई अपना अपना टॉवल अलग अलग रखो, इसके पीछे कारण यही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ध्यान रखती हैं। तो ये थी कहानी, इसके आगे हम आता हूं और डिजीज के बारे में, जस्ट ए मिनट। ये कल वाले आपके पीडीएफ में था। और आते हैं इसके बाद एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, एईएस, हर साल फैलता है हमारे यहाँ। चमकी बुखार याद आ रहा है कुछ? बिहार में लीची के मौसम में मुजफ्फरपुर वाले रीजन में खूब फैलता है, बहुत बच्चे मरते हैं, ठीक है। यूपी में मरते हैं, ठीक है। तो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यहाँ पे जो है हर जगह, ये हालांकि आपका मणिपुर का गिवन है, बट ध्यान रखना इसमें होता क्या जनरली, यहाँ पे आपका नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी आना, थोड़ा चक्कर टाइप फील करना, बल्जिंग ऑफ द सॉफ्ट स्टॉल इनर, आपको जो स्कल होता है इस पे फोड़े टाइप निकल जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। बॉडी स्टिफनेस होती है। तो इसमें होता क्या, देखो जनरली ना ये इंपैक्ट करता है, इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो भी होता है ये एक्चुअली नर्वस सेल को इंपैक्ट करता है, और उसके वजह से बॉडी के बाकी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। अब एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये क्या है, बट आप सिंपली याद रखना कि ये वायरस की वजह से जनरली यहाँ पे आपका दो वायरस है, एक तो आपका हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस और दूसरा जो है बैर वायरस। तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की हमने चर्चा करी थी, काफी कॉमन वायरस है ये, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों का कारण है, ये आपको कराता है। और यहाँ पे ध्यान रखोगे कि इसके पीछे जो कारण है ये फैलता कैसे, तो ये मच्छरों के काटने से फैलता है, या टिक्स के काटने से फैलता है, मक्खियां जो होती हैं उनके काटने से फैलता है, उनके वजह से ये आपको जो है बीमारियां देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, इसको भी बचाना। अगर इस तरीके की बीमारियां, कोई भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, कोई भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो कि मच्छरों से या इनसे फैलता है, उसमें सबसे अच्छी सुरक्षा आपके पास क्या है, साफ सफाई रखिए,
जितना आप साफ सफाई रखेंगे, देखो अगर ट्रॉपिकल रीजन में बीमारियां फैलना रोकना बहुत आसान भी, आप केवल साफ सफाई रखो तो आपकी बीमारियां बहुत ज्यादा हद तक क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि वही उनका उनका मेन जो फोर्स होता है वो यही होता है कि वो फैलती है एक दूसरे से, एक से दूसरे में। तो अगर उसको आप कंट्रोल कर लोगे तो कहानी जो है ये आपके लिए आसान हो जाएगी। और ये बिहार में आपको आने वाला ही है, अभी नहीं, वो तो टाइम बीत गया अभी। ठीक है, यहाँ पे मेन जो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम में ध्यान रखना, उसमें पूरा ये नहीं था। दिस इज अ टाइप ऑफ क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल इश्यू होता शुरू होता, सबसे बड़ा इश्यू है ये, आपके ब्रेन सेल्स को इंपैक्ट करना शुरू करता है। ठीक है, जो चमकी बुखार हम लोग कहते हैं, ये इसको हम लोग काफी सिंपल ले लेते हैं, बट ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ भी आपको लेके जा सकता है। और उसके वजह से कई केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में क्या हो सकता है, कोमा हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। एक्सट्रीम केसेस में बच्चों का वही हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको उनका अभी इम्यूनिटी या बाकी चीजें उतनी अच्छी डेवलप नहीं होती, तो वो इसका शिकार हो जाते हैं। इसके कारण कई हो सकते हैं, वायरस की हमने ऑब्वियसली बात की क्योंकि काफी कॉमन है, बट वायरस के अलावा ये बीमारी बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, केमिकल टॉक्सिन, इन सब के वजह से हो सकती है। तो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम इज ए डिजीज, या एक रोग है, एक सिम्टम है, होने के कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वायरस इज द मोस्ट कॉमन जो देखने मिलता है, बट ये इशू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाली ये इशू जो है, ये आपको कई चीजों के साथ देखने मिल सकती है। ध्यान रखेंगे, प्रीडोमिनेटली अफेक्ट्स द पॉपुलेशन बिलो 15 इयर्स, एंड खास करके उन लोगों के पास, उन बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, यानी कि जिनका डाइट कमजोर है। अब जिनका डाइट कमजोर है ये कौन लोग हैं, गरीब लोग होंगे, तो गरीब लोगों में फिर ये ज्यादा फैलता है। बच्चे वैसे ही आपको देखेंगे वही बच्चे मर रहे हैं, और यहाँ पे इसीलिए आपको लोकली नोन एज चमकी बुखार। ठीक है, तो बिहार में जो है खास करके आफ्टर जो आपका समर सीजन के बाद में जो है फ्लड वाले कंडीशन में, तो ऑब्वियसली फ्लड आया मतलब क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी आपको। ठीक है, तो पटना में जैसे कुछ इलाके डूबते हैं हर साल, और डूबते हैं, उधर कंकड़बाग डूबता है, इधर पाटलिपुत्रा डूबता है। ठीक है, ये सारे इलाके डूबते हैं, और डूबने के बाद देखो बीमारियां जो है कैसे फैलती है, डूबता है भाई। अभी तो पानी लगा था यहाँ पे, ये जो पाटलिपुत्रा कॉलोनी है आपकी, हाँ वो पूरा डूब जाता है, इधर और उधर दोनों साइड पूरा डूब जाता है। मॉल के, पीएनए मॉल के सामने आगे वाला जो मोहल्ला है, पीएनए मॉल के आगे वाला जो इलाका है ना, हाँ 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 हाँ, पूरा डूब जाता है वो। ठीक है, तो वो सारे जो है ये आपको, तो फ्लड वाला इश्यू आ गया तो आना शुरू हो जाएगा आपको। तो ये चीज एक्यूट इंसेफेलाइटिस, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना। कारण क्या है, क्योंकि बिहार में काफी फैलता है। ठीक है, बिहार और यूपी में काफी, लीची वाले सीजन में काफी फैलता है ये चमकी बुखार। ठीक है, इसके अलावा चिकनगुनिया, हाँ जी, चिकनगुनिया अगेन मच्छर। यहाँ पे चिकनगुनिया फैलने का अभी तो सीजन ही चल रहा है, अभी तो डेंगू का, मलेरिया का, चिकनगुनिया का, इन सब का जो है सीजन चल रहा है आपको जम के। ठीक है, तो अपने आप को बचा के रखें। और यहाँ पे मच्छर, दो नाम याद रखेंगे, एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। ये दो मच्छर है जिन ये दो मच्छर बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। ये वेक्टर्स हैं, ये कारण नहीं है। ये क्या करते हैं, ये वायरस को कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मलेरिया, डेंगू, ये बीमारियां कैसे फैलती हैं कि मान लो किसी को मच्छर ने काटा, और मच्छर क्या करेगा कि उसमें बैक्टीरिया या वायरस जो है उसमें से पिक कर लेगा, और पिक करके फिर दूसरे में भी जाकर पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये होस्ट होते हैं, ये अपने आप में मच्छर कारण नहीं होते, बट मच्छर क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग कैरियर्स, पैथोजेंस को कैरी करते हैं, तो दे एक्ट एज ए कैरियर्स। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एंड ये मच्छर अगेन डे लाइट आवर्स में एक्टिव होते हैं, तो डेंगू के मच्छर, चिकनगुनिया के मच्छर, तो दिन में मच्छर काटे तो सावधान रहें। ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या है, आपको गवर्नमेंट भी एडवाइस करती है कि आप क्या करें, एक तो साफ सफाई रखें, साथ ही साथ रूम में कम से कम लाइट जरूर रखें, मतलब लाइट इन द सेंस कि डे लाइट आनी चाहिए। हमारे घर जो है आज के डेट में तो डब्बे बन चुके हैं। ठीक है, तो लाइट पता चलता लाइट ही नहीं आ रही है दिन में, दिन भर लाइट जला रहे हो, आपका आर्टिफिशियल आप लाइटनिंग करो, तो आर्टिफिशियल लाइटनिंग करोगे, बंद किया तो रात हो गई, तो मच्छरों को रात ही लगता है। तो इसीलिए सनलाइट का आना भी जरूरी है। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट बहुत सारी बीमारियों का। आस-पास में रखना चाहिए। हाँ जी, मच्छर के आने का भी तो वही तरीका है सर, पेड़ पौधे। मच्छर कचरे पे ज्यादा आते हैं, पेड़ पौधे से बसते, कचरे को ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, वो पेड़ पौधे में जो मच्छर होते हैं ना, वो मेल मच्छर होते हैं, मेल मॉस्किटो होते हैं, और मेल मॉस्किटो आपको काटते नहीं। हाँ, शाकाहारी होते हैं। ठीक है,
क्योंकि देखो मॉस्किटो में दिक्कत क्या है ना, मॉस्किटो अपने आप में इश्यू नहीं है, मॉस्किटो को अगर आपने उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स दे दिए तो मच्छरों का जो जो एग होता है उनका, उसको मतलब बच्चे आने के लिए उसमें से दे नीड वाटर, कहीं पे भी वाटर हो, स्टैग्नेटेड वाटर। तो बस आपने कहीं पे भी थोड़ा सा पानी मिल गया उनको, अब मच्छर जो है दे विल ले देयर एग्स एंड फिर वहां से उनकी नंबर जो है काफी तेजी से मल्टीप्लाई होती है। तो आपका जो फोकस है वो पेड़ पौधे तो आप रहने भी दो, आप पानी को क्लियर कर दो, दांत जमने दो, कहानी ठीक हो जाएगी आप। ठीक है, चलो इसके बाद तो चिकनगुनिया, अगेन डेडली स्टिंग, काफी ज्यादा कहानी की कैसे फैलता है और वही सब कहानी है हर जगह, ये हर साल की कहानी है, हर साल न्यूज में बना रहता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये कुछ करंट है या कुछ ये है। अब इसमें जो है प्रिवेंशन वगैरह क्या करोगे, सिम्टम्स अभी में क्या है, सिम्टम्स अच्छे से बता देंगे सर, ठीक है, प्रकाश सर उनको अभी अभी उनको मेमोरी में ताजा है कि क्या क्या इश्यू हुए थे, ठीक है। बट नॉर्मली आपके क्या होता है, आपको फैटिक ज्यादा होने लगती है बॉडी में, ठीक है, पेन आपको लगेगा शरीर में जान नहीं है, ठीक है, यू विल फील कि आपको सिकनेस फील हो रही है, ठीक है, वोमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, यही सब नॉर्मल जो आपको बुखार में होता है ना, सिम्टम्स वही होते हैं, बट उसको थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन में हो जाते हैं, ठीक है, रेस्टलेसनेस लगेगी, बेचैनी हो रही है शरीर में, इधर से सो नहीं पा रहे हो, यही सब कहानी जो है आपको पूरी चीजों में चलती रहती है, ठीक है। कहानी वही है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज कीजिए, गार्बेज को क्लीन कीजिए, वाटर कंटेनर्स कवर्ड रखिए, हर ये जितने आपको वेक्टर डिजीज सब में सेम कहानी आपको यूज करने का है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है, तो चाहे वो चिकनगुनिया हो चाहे वो डेंगू हो, तो ये ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पे चिकनगुनिया में एक फोकस आपको ये ध्यान रखना है कि चिकनगुनिया कैन बी पास्ड फ्रॉम, ये इसकी खास बात है, फ्रॉम अ प्रेग्नेंट मदर टू हर अनबोर्न चाइल्ड, ये चिकनगुनिया को थोड़ा और खतरनाक बना देता है, ठीक है। तो अगर किसी प्रेग्नेंट मदर को चिकनगुनिया हो गया तो फिर बच्चे में भी ये रोग जाने के चांसेस जो हैं, और इसके कंडीशन में क्या हो सकता है कि बच्चे के इनसाइड द वूम उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही होगी ना, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए चिकनगुनिया थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस माना जाता है, स्पेसिफिकली फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज। और भारत में आपका चलता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, स्पेसिफिक आइडिया है ये आपको, केंद्र सरकार राज्य सरकार सारे मिलकर इसको चलाते रहते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियों की चर्चा वो करते हैं, डेंगू की करते हैं, मलेरिया की करते हैं, चिकनगुनिया की करते हैं, ठीक है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों की इसमें बात चलती है, जो भी वैसी बीमारियां जो कि वेक्टर्स की वजह से फैलती, ठीक है। तो उसमें आपको नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इसमें आप करोगे क्या, सिंपल सी बात है, एक तो लोगों को बताओ, कम्युनिकेट करो कि भाई ये बीमारियां फैलती कैसे हैं, दूसरी की शहरों में जो कूड़ा कचरा जिनके वजह से ये फैल रहा है आप उसको भी क्लीन कराओ, आप उसके अलावा हॉस्पिटल्स में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे के रखो, जैसे कि डेंगू का अभी पटना में क्या होगा, डेंगू का केस बढ़ेगा, सितंबर आ ही गया है, केस बढ़ रहा होगा, तो हॉस्पिटल्स में कम से कम उस टाइम में जरूरतमंद दवाएं हो, उतने डॉक्टर्स अवेलेबल हो, बेड्स अवेलेबल हो, ये सारा का सारा काम जो किया जाता है दैट इज डन इनसाइड दिस नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और ये आप किसी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम पे अगर क्वेश्चन आ गया आप लिख सकते हो उसके बारे में कि भाई ये एक प्रोग्राम है जो कि चलता है, और ये सीजन के हिसाब से उनको एक्टिव रहना है, इनको फंड्स भी आते हैं, और वो जैसे आप देखते हो ब्लीचिंग पाउडर जो है छिड़कते रहते हैं, मच्छरों का वो धुआं ये करते चलते हैं, वो सब कुछ है इसके अंदर में कि आपको कंट्रोल कैसे करने का है, ठीक है। तो ये आपका गवर्नमेंट का फोकस है। इसकी चर्चा में चिकनगुनिया की खास से इसलिए करा रहा था, दैट इज वैक्सीन, ठीक है। रिसेंटली यूएस जो है, यूएस एफडीए वहां पे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, वहां ने उसने एक वैक्सीन को अप्रूव करा है, इसका नाम जो है आपका इक्सिक। ये वैक्सीन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिकनगुनिया का पहली बार वैक्सीन बना तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इंडिया में कब आएगा, लेट्स सी, ठीक है, अभी कॉस्टली बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो हम थोड़ा सा झेल लेंगे अभी ऐसे, ये साल चल रहा है। हाँ ये साल नहीं, अभी 2 4 5 साल 10 साल चल जाएगा कोई। हाँ, तो आपको क्या लगता है, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम लगेगा ना भाई, आप जब तक सस्ता नहीं होगा कितने लोगों को दिलवाओगे, और मिलेगा भी तो हमें नहीं मिलेगा, वो बच्चों को दिलवाया जाएगा जनरली, ठीक है, तो हमें ऐसे ही रहने का है, ठीक है। अगेन वैक्सीन का नाम याद रखना, 2 वैक्सीन बता चुका हूँ, दो दवाइयों के नाम बता चुका, एक बताया आपको ट्रेस्टोजुमैब, ठीक है, बायोसिमिलर था ये, और यहाँ पे ये इक्सिक बताया आपको, दैट इज, तो कुछ दवाइयों के 2 4 दवाइयों के नाम ही आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि बाकी दवाइयों के नाम, कल बाकी तो बहुत बताया था आपको इन केस ऑफ टीबी, ठीक है। इसके अलावा
वेक्टर बॉर्न डिजीज, इसके WHO ने भी बहुत सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज को, क्योंकि बहुत जगहों पे खास करके उन रीजन्स में जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, वहां पे वेक्टर बॉर्न डिजीज काफी फैलती है, तो WHO का भी आपको चलता रहता है। सो आपको वेक्टर बॉर्न डिजीज में अगर याद ही रखना है, मलेरिया, डेंगू, लाइम डिजीज, येलो फीवर, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। सेम मच्छर फैलाते हैं इसको, सभी को जो है वो सेम वाले मच्छर ही आपको देखने मिलेंगे। एंड यहाँ पे बड़ी बात ये है कि दिस स्प्रेड बाय वेक्टर्स किल अ मिलियन पीपल एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड करीब करीब 10 लाख से ज्यादा लोग इन वेक्टर बॉर्न डिजीज की वजह से मरते हैं। आपके यहाँ ये डेथ कम हो गई है, बट अभी भी कुछ रीजन्स में ये डेथ काफी ज्यादा है। अब पाकिस्तान में फैल जाए तो क्या होगा, मरना ही, ठीक है, क्योंकि नहीं कर पाएगा बेचारा, पैसा नहीं है, कहाँ से लेके आएंगे वो। तो जहां पे भी आपको असुरक्षा जैसी चीजें हैं, यू विल फाइंड। अब अफगानिस्तान में फैल जाए, कौन देखने वाला है आपको, कोई, देयर इज नो वन। वहां खुद की गवर्नमेंट सर बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। किसकी, वहाँ का अफगानिस्तान। अभी आपको डिसेबिलिटी है ना, पैसे नहीं है, आप कहां से लाओगे, सबसे बड़ी चीज है पैसे कहां से लाओगे। आप पैसे जब तक लेके नहीं आओगे, आप काम एड के भरोसे कितने दिन काम चलाओगे, ठीक है। ऑब्वियसली हमारी कभी भी अफगानिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं रही है, हमारी उसके रिश्ते हमेशा बेहतर है, तालिबान के साथ भी आपके रिश्ते बेहतर हैं। बट द रीजन इज कि कुछ जगहों पे कुछ कंडीशन में उनके जो मेजर्स है ना, वो ऐसे हो जाते हैं जहां पे उनको लगता है कि भाई आप, जैसे देखो आज की दुनिया आगे बढ़ चुकी है, आज की दुनिया इक्वल राइट्स की बात करती है, ठीक है, और वहां पे सबसे ज्यादा जो वहां पे काउंटर किया था, दैट इज बिकॉज ऑफ द राइट्स। सर इक्वल राइट्स वहाँ भी है, विमेन का देखो स्थिति क्या करती है। सर अलाउड है पढ़ना, लेकिन उनके दायरे में। वही तो बात है ना, देखो अगेन मैंने, हाँ जी, हाँ, जैसे काम, नहीं, आई अग्री। यही जैसे कि कहानी देखो चल रही है ना, कि सऊदी अरबिया में, ईरान में क्या हुआ कि भाई आप कौन हो मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले, हुआ यू, आप में ऐसा क्या एक्स्ट्रा है कि आप औरतों पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, बताओ। नहीं, मेरा ये ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, वहां पे इश्यूज हैं बहुत सारे, बट और अगेन ये टाइम टू टाइम ये आइडियाज बदलते हैं, आई अग्री विद दिस एज वेल। लेकिन आज की दुनिया बात करिए डेमोक्रेसी की, आज की दुनिया बात करिए इक्वल राइट्स की, ठीक है। अब कम से कम अब ये भी है कि कई जगहों पे पेपर पे ही है, दिस आई ऑल्सो एग्री, बट वहां पे क्या हो जाता है, कई उनका वहां पे कुछ मेजर्स जो है वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, उसके वजह से वहां पे काउंटर होता है। दूसरा कि कोई भी सरकार अगर बंदूक के दम पे जीती गई, उसकी लेजिटिमेसी हमेशा चैलेंज हो। कोई भी गवर्नमेंट अगर उसको आप क्यों, ईरान को क्यों चैलेंज किया जा रहा है, या ईरान में क्यों, कि भाई आप वहां पे एक तरीके से आपने उसको दबा करके अपने ये करा हुआ है, अपने वहां पे अपनी सत्ता स्थापित की। पुतिन को क्यों बार बार चैलेंज किया जाता है। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर वहां पे लगेगा कि यहाँ पे लेजिटिमेसी नहीं है आपकी, आप उसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो देन वहां पे उस पर सवाल तो उठेंगे, ऑब्वियसली उठेंगे, कोई भी देख लो, क्योंकि अब वो दौर राजाशाही का नहीं है, पहले का कॉन्सेप्ट अलग था, अभी का कॉन्सेप्ट अलग है। तो एक चीज जो कभी और मोरल हुआ करती थी, लेजिटिमेट हुआ करती थी, अब उसकी लेजिटिमेसी चैलेंज हो गई, ठीक है। तो इसलिए ऑब्वियसली बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, लेकिन कहने का मतलब ये देश, अब नाइजीरिया आपस में लड़ने में परेशान, ठीक है, आपस में लड़ने का परेशान है, अब वहां पे कोई बीमारी फैल जाए, हु इज देयर टू लुक, नो वन। रिसोर्सेज कितने हैं उसके पास, लेकिन फिर भी गरीब है, क्यों, क्योंकि कीड़ा कुछ किसी और चीज का फैल गया उनको, और जब किसी और चीज का आपके पास कीड़ा फैल जाता है ना, तो आप मॉडर्निटी से दूर भागने लगोगे, और ये कहानी उनको लेकर के चली, गर्त में लेकर के चली। तो कई बीमारियां, कई ऐसे देश हैं जहां पे कि ये कारण है, सिंपली ऐसा नहीं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बट उस मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, ऑब्वियसली उसके पास, बट मिसमैनेजमेंट है, कोई देखने वाला नहीं, सब आपस में लड़ने के चक्कर में लगे, ठीक है। तो ये कहानी देखेंगे। अब सिंपल से सिंपल कहानी क्या है, इसमें से ध्यान रखना, येलो फीवर एंड जापानीज इंसेफ्लाइटिस, इनके वैक्सीन अवेलेबल। येलो फीवर हमारे यहाँ होता नहीं जनरली, जापानीज इंसेफ्लाइटिस होता है, इंडिया कुछ रीजन्स में एडमिनिस्टर भी करता है आपको, मिशन इंद्रधनुष जो आपका चलता है, ठीक है। इसके अलावा सिंपल सा कहानी है, फुल शर्ट फुल पैंट पहन के बैठे घर में, ठीक है। इसके अलावा यूज इंसेक्ट रिपेलेंट, वो कौन सा आता था, ओडोमोस, ठीक है, ओडोमोस लगा के रखें। और यहाँ पे जो है आप मच्छरदानी लगा के देखो, बहुत सारे इंटरवेंशन अफ्रीका में, इवन उड़ीसा, हमारे यहाँ भी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, इन रीजन्स में हमने मलेरिया को काफी हद तक कम किया विद वेरी स्मॉल इंटरवेंशन, फ्री मॉस्किटो नेट्स, फ्री मॉस्किटो नेट्स। अब जो है उनको मच्छरदानी दे दो, लोग आराम से सोएंगे, और इसने काफी हद तक इस तरीके की बीमारियों को क्या करा, कंट्रोल करा,
तो सिंपल सिंपल इंटरवेंशन है जो कि काम कर सकती है, बहुत बड़ा इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो पहन के बैठो, अगर मच्छर ज्यादा फैले तो ठीक है, तुम ही बैठे हो देखो। चलो, इसके अलावा ये भी आपको टाइम टू टाइम आपको ऑर्डर मिलते रहेगा, ठीक है। तो डेंगू चिकनगुनिया के लिए कहानी सेम ही दिख रही है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस के लिए तो आते रहता है, टाइम टू टाइम जो है ये आपको आएगा। नेक्स्ट कम ऑन टू जीका। हाँ जी, अफ्रीकन है ये। चलो, अगेन यहाँ पे भी जो मच्छर है, जो कारण है या जो फैला रहा है, सेम एडिस मॉस्किटो। जीका में होता क्या है, ये अगेन आपको एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी आपको क्रिएट करती है। तो ये नर्व्स को, जो आपके नर्व्स हैं उस पर अटैक करता है, उसके वजह से अब नर्व्स ही काम करना आपका बंद कर दे, ब्रेन काम करना बंद कर दे, या ब्रेन के कुछ पार्ट फंक्शन करना बंद करे, तो शरीर में जो है अदर पार्ट्स में इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जो मेजर यहाँ पे आपको कारण देखने मिलते हैं, कारण नहीं, जो इसके इम्पैक्ट देखने मिलते हैं, एक बीमारी है जिसको कहते हैं गुलेन-बेयर सिंड्रोम, आपको न्यूरोपैथी एंड माइलिटिस। ठीक है, ये तीन चीजें जो है ये जीका में आपको काफी ज्यादा फैलती हैं। अगेन इन तीनों में क्या होता है थोड़ा सा, तो आपको जब पढ़ लोगे तो आपका जीका में क्या क्या इंपैक्ट होगा ये आपको क्लियर हो जाएगा। तीनों के तीनों आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, तीनों ही। और आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अब जैसे मान लो कि एक बीमारी है जिसमें आपका यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कनेक्टिंग पार्ट है, जो हमारे ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और हमारे जो आपका ये रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं उसको कनेक्ट करता है, उस पार्ट में इश्यू शुरू हो जाते हैं। अब उस पार्ट में इश्यू शुरू हो जाते हैं तो बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी कर नहीं पाती, ठीक है। तो यहाँ पे भी सीजर्स जैसा पढ़ने लगेगा, आपका कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। जैसे ये पढ़ा है ना गुलेन-बेयर सिंड्रोम में, जैसे होता क्या है, ये मूवी देखी थी हिचकी, उसमें उसको बीमारी थी जिसको कहते हैं टूरेट सिंड्रोम, बॉडी अपने हिसाब से वो कुछ कुछ करने लगती थी। गुलेन-बेयर सिंड्रोम में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसका सॉल्यूशन क्या सर? सॉल्यूशन, हाँ जी, डिस्ट्रैक्ट करना उस बंदे को। अब वो मुझे पता नहीं टूरेट सिंड्रोम का। गिलियन-बेयर सिंड्रोम ये जीका वायरस की वजह से फैलता है, यहाँ पे भी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होने लगते हैं बॉडी। हिचकी तो सिंपल एग्जांपल है, बट और भी बहुत सारे अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, आप चाहोगे हाथ इधर जाए तो जाएगा नहीं, वो अपने आप से वो शेक करना, वैसे वैसे। बीमारी का तो यही सॉल्यूशन है ना, क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डाइवर्ट करने से नहीं होता। वो चीज सोचे नहीं कि उसको हिचकी आ रहा है, माइंड को कहीं और ले। अरे हिचकी में क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा एयर जो है वो एब्डोमेन में के पोर्शन में जमा हो जाता है, वो जब तक निकलेगा नहीं तो अक्सर थोड़ी आप ध्यान हटा लोगे तो उसका फंक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। ये बीमारी, हाँ, जबकि वही जर्की रेस्पिरेशन होता है, तो वो एक्स्ट्रा एयर का जो है पैकेट आपके बॉडी के पार्ट्स में बन चुका है, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आप ध्यान हटाओ या कुछ भी करो, आप ध्यान हटा ही नहीं पाओगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो वो जब तक बाहर नहीं, तो उसके लिए कई कई एक्सरसाइजेज हैं जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाता है, बट कई कंडीशन में काफी एक्सट्रीम भी चला जाता है वो, ठीक है। तो गुलियन-बेयर सिंड्रोम को ऐसे ही याद रखना, टूरेट सिंड्रोम में जैसे कि अनकंट्रोल उसका मूवमेंट होने लगता था, आवाज निकलने लगता था, वैसे ही बॉडी के और पार्ट्स में भी अनकंट्रोल मूवमेंट होने लगते हैं, दैट इज नोन एज द गुलियन-बेयर सिंड्रोम, ठीक है। ऐसे ही बीमारियां न्यूरोलॉजिकल, आपको न्यूरोपैथी, जहां पे जो आपको नर्वस, जो आपका न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके बॉडी के न्यूरॉन्स को बॉडी खुद ही किल करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर वो भी आपके ब्रेन को क्या करेगा, इंपैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो ये बीमारियां, जी का नाम सुनने में काफी छोटा है बट है काफी खतरनाक है, ठीक है। एंड अगेन दिस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस। जो बीमारियां इस तरीके की होती हैं वो काफी फिर खतरनाक हो जाती हैं। मदर टू फीटस का ट्रांसफॉर्म होना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन सारे केसेस में जीका जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए जीका जो है आपको काफी खतरनाक बीमारी के रूप में बन जाती है, ठीक है। चलो सिंपल, जीका कहाँ फैला था अभी, अफ्रीकन कंट्रीज में काफी जनरली फैलते रहता है, ठीक है। जीका I'm not sure, ठीक है। सो अगेन मोस्ट पीपल गेट जीका फ्रॉम अ मॉस्किटो बाइट, सिंपल सी कहानी, प्रेग्नेंट से भी फैल सकता है, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट फैल सकता है, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की तरफ फैल सकता है। और अगेन यहाँ पे भी जिस तरीके से डेंगू या चिकनगुनिया फैलाते हैं कि एक को जिसको हुआ उसको काट के फिर दूसरे को काट दिया, तो फिर यहाँ पे भी आपका जीका जो है ये फैलता है, खतरनाक बीमारी बन जाती है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा वाले सारे स्ट्रेन्स जो हैं ये चल रह के आपको परेशान करेंगे।
तो एक ही ध्यान रखना है, आपका जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए है, या सिंपली याद रखना इन्फ्लुएंजा जो है ये अलग अलग नाम के साथ आपको देखने मिलेगा। ठीक है, दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एच एन एन, और ये एच एन में वेरिएशन होते रहे हो सकता है। ठीक है, एच का नंबर चेंज होगा, एन का नंबर चेंज होगा, दिया स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जिनका अलग अलग रोल है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग आपको स्ट्रेन जो है इनके मिलते रहेंगे। तो एच जो है ये एच 18 तरीके के आपको एच होंगे, और एन जो है ये 12 तरीके के एच होंगे। एच का जो काम है, इसका काम होता है बॉडी के थ्रू अटैच कराना। जैसे आपने ये पढ़ा था ना कोविड वाले, कोरोना वाले केस में, उसका जो रिसेप्टर प्रोटीन था, उसके जो स्पाइक्स थे, स्पाइक प्रोटीन जिसको कहते थे, तो स्पाइक प्रोटीन के थ्रू क्या करता था, वो बॉडी में अटैच होता था, सेल्स के साथ अटैच होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंजा है आपका, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये इसका जो एच प्रोटीन है, इसके थ्रू ये क्या करता है, बॉडी में अटैच होता है, और ये 18 टाइप्स के हो जाते हैं। दूसरा जो यहाँ इसका एन प्रोटीन है, इसके थ्रू ये अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट कराता है, ये इट बिकम्स 12 टाइप्स। अब इसके वेरिएशन आपको कई कई हो सकते हैं, और इसीलिए आपको H1N1, H5N1 कई तरीके के H के कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, रिसेंटली H1N2 की कहानी चली थी। H1N1 सबसे पहले आपको 2009-10 के आसपास में चला था, जो काफी स्वाइन फ्लू फेमस हुआ था उस टाइम में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, अगेन स्वाइन फ्लू है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है, यानी इसके जो मेजर कैरियर्स हैं वो कौन है, मेजर कैरियर्स आर अगेन द स्वाइन यानी पिग्स। ठीक है, तो मेजर कैरियर इनको आप ध्यान रखोगे, दीज आर नॉट द कॉज, दे आर नॉट द पैथोजन, दे आर द जस्ट द कैरियर्स, वो कैरी कर रहे हैं। तो जहां पे भी पिग वगैरह का ज्यादा यूज हो रहा है, वहां पे आपको कहानी चलेगी। सिम्टम सिमिलर है, रेगुलर फ्लू, फीवर, कफ, कहानी वही चलती है। इन्फ्लुएंजा में नॉर्मल सिम्टम्स वही होते हैं जो आपको कोविड वाले सिम्टम्स। ठीक है, तो कफ होगा, गला बैठ गया, फीवर हो गया, यही सब जितने टाइप भी आपको इन्फ्लुएंजा दिखेंगे, सब में ऑलमोस्ट जो है कहानी सिमिलर ही चलेगी। ये वाला बीच में आपको थोड़ा सा चला था स्वाइन फ्लू। इसके अलावा एवियन इन्फ्लुएंजा फैला था बीच में, जिसमें वो क्या कर रहे थे, चिकन वगैरह को ये कर रहे थे, चिकन से फैल रहा था। ठीक है, कुछ लोग उसमें मजे में फुल खा भी रहे थे कि भाई सस्ता हो गया है चिकन, अपने को क्या करना है। ठीक है, तो किसी की परेशानी, किसी का जो है वो मजा हो जाता है। तो स्वाइन फ्लू ध्यान रखेंगे, कहानी वही चल रही है। ठीक है, सब टाइप्स इसके बहुत सारे हैं, H1N1, H1N2, H3N1, H3N2, और कॉम्बिनेशन बहुत सारे बदल सकते हैं। ठीक है, अगेन ध्यान रखना, अभी कोई वैक्सीन नहीं है, कहानी इतनी चल रही है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जब कोविड खत्म हुआ था, चाइना ने फिर से एक नया स्ट्रेन की चर्चा चली थी। ठीक है, और इसका नाम था आपको एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2। सेम एच एंड एन का कॉम्बिनेशन जो है आपका क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो चाइना ने एक बार लोगों को फिर से डराया था कि हो सकता है कि फिर से ये कहानी जो है शुरू ना करने उस तरीके की बीमारी की, एक से अभी इनका दिल नहीं भरा है। ठीक है, तो ये कहानी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो मैंने एच प्रोटीन की बात करी, फुल नेम इसका है हेमाग्लूटिन, मुझे नाम याद नहीं था। दूसरा जो है न्यूरामिनिडेज। ठीक है, एच एंड एन अलग अलग तरीके से, फंक्शन इनका मैंने आपको बता दिया। जो हेमाग्लूटिन है, इसका सिंपल सा काम है, ये वायरस को अटैच होने में मदद करता है, और जो न्यूरामिनिडेज है ये क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है, और इसके कॉम्बिनेशन में आपको चीजें बदलेगी। देखने में ये भी कुछ कोविड वायरस की तरह ही दिख रहा है, उसी फैमिली का है एक्चुअली। ठीक है, आपको जो है उसी फैमिली में दिखेगा, और ये आपको ह्यूमन टू ट्रांसफर होने के कई तरीके हैं, बर्ड्स के थ्रू हो सकते हैं, पिग्स के थ्रू हो सकते हैं। यहाँ पे जो एवियन फ्लू था, दिस वाज जनरली थ्रू द बर्ड्स। तो चाइना में उस समय को लेकर के इसकी चर्चा आपको काफी ज्यादा हुई थी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे दिस वायरस कैन कॉज ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, वेरी रेयर, चांसेस कम थे, बाद में इसीलिए इसको न्यूज बना भी नहीं कि ह्यूमन पे इसका इम्पैक्ट कम हो रहा है। ह्यूमन में वो होस्ट में जो है वो वायरस अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। ये ध्यान रखना, H9N2 दिस इज फाउंड वर्ल्ड वाइड इन वाइल्ड बर्ड्स। ये बहुत सारे जो इन्फ्लुएंजा टाइप ऑफ वायरस होते हैं बर्ड्स में काफी कॉमन होते हैं। बर्ड्स में, स्वाइन्स में, जो भी पोल्ट्री वाले एनिमल्स हैं, उनमें ये इन्फ्लुएंजा वाले वायरस काफी कॉमन है। उसमें से कोई ह्यूमन में जंप करता है, और जंप करने के बाद उसमें थोड़े बहुत म्यूटेशंस होते हैं, और म्यूटेशंस होने के बाद उसमें जो ट्रांसफर होने लगता है, तब ये ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। अदरवाइज ये नॉर्मली उनमें आपको जो पेट डिजीज है, वेट डिजीज है, उनमें आपको देखने को मिलेंगे। अगेन ट्रांसफर सेम तरीके से, इन्फेक्टेड पोल्ट्री, आपका चिकन कहीं पे कट रहा है, मस्त आपने जाके खा लिया, बोला कि चलो खा लेते हैं, तो फिर हालांकि ऐसे फैलेगा नहीं, बॉयल करके खाओगे तो नहीं फैलेगा, क्योंकि उस टेम्परेचर पे इनकी डेथ हो जाती है। तो कई लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया। जब इन्फ्लुएंजा फैला था, एवियन इन्फ्लुएंजा, तो चिकन जो है वो फ्री में ही हटा रहे थे कि भाई हटाओ मेरे बाकी चिकन नाम मत से। तो लोग उसको, जो जिनको पता था, वो लेके आते थे अपना, मस्त उसको बॉयल करके खाया। उनको पता है कि इतने हाई टेम्परेचर पे उसका जो वायरस है वो मर चुका होगा, सो दे कैन ईट इट नाउ। तो ये कहानी चली, चिकन जो है लोग फ्री में दे रहे थे कि ले जाओ भाई। फ्राई करके खाने में अच्छा लगता है।
अब ये तो अपनी अपनी पसंद हो सकती है, हो सकता है कोई ना खाता हो, तो उससे तुम पूछोगे तो वो कैसे बता पाएगा। ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, इसकी इसकी चर्चा मैं इसलिए करा रहा हूँ, देखो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इसकी जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज है, ICAR भी याद रखोगे तो कहानी चल जाएगी। इट हैज डेवलप्ड एन इनएक्टिवेटेड लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये मेरा पर्पस था। ठीक है, तो एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए इन्होंने क्या करा है, वैक्सीन को डेवलप किया, और ये वैक्सीन किसको दिया जाएगा, चिकन्स को दिया जाएगा, ना कि आपको। ठीक है, तो ये वैक्सीन का डेवलपमेंट होना, इसलिए ये न्यूज अपने आप में थोड़ी सी, या चाइना में फैला भी था, इसलिए एवियन इन्फ्लुएंजा वाली कहानी मैंने थोड़ी सी चर्चा करा दी। अब ये कहानी याद है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब, देखो चीजें कनेक्टेड है। अब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, वैक्सीन डेवलपमेंट मैंने ये कहानी बताई थी, जहां पे कोई भी वायरस है उसको आपने क्या कर दिया है, उसको कमजोर कर दिया। ठीक है, उसको आपने मारा नहीं है, उसको आपने कमजोर कर दिया, देन बॉडी में क्या करा, उसको इंट्रोड्यूस करा, तो बॉडी अपनी इम्यूनिटी उसके हिसाब से बना लेगी। तो चिकन्स के लिए यहाँ पे आपको वैक्सीन बनाया गया, और ये H9N2 था। तो इसके पहले की चाइना फैलाता, हमने इसके लिए अपना उपाय जो है थोड़ा बहुत कर लिया था। इसके अलावा जो है मिजेल्स, मम्स, रूबेला, इनको लेकर के थोड़ी बहुत कहानी, क्योंकि काफी कॉमन बीमारियां हैं। ठीक है, ये कहानी आप इंग्लिश में भी आप याद करते हो, अच्छा मिजेल्स, मम्स, रूबेला, ये टर्म्स जो हैं ये प्लूरल नहीं होते, देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन ठीक है इनको मिजेल्स ही लिखा जाता है। तो ये सिंपली कहानी, अगेन दीज आर एयरबोर्न वायरसेस, इनको थोड़ा सा पढ़ लोगे। इसके अलावा जो चर्चा में रही, दैट इज द लंपी स्किन डिजीज। मैं देखो जो चर्चा में रही उसी की चर्चा करता हूँ। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज, यहाँ पे ये फैली कैटल्स में, जो गाय वगैरह हैं उनमें ये बीमारी फैली, और देखने में जो है इससे काफी अलग लुक आ जा रहा था गायों में। ठीक है, तो ये अगेन इस तरीके की बीमारी, और ये काफी सारे कैटल्स की डेथ जो हुई इसके, इस डिजीज की वजह से हुई, तो काफी इसकी चर्चा जो है आपको रही। तो ध्यान रखना, अगेन दिस इज अ इन्फेक्शियस बट वायरल डिजीज, यानी वायरसेस के वजह से ये डिजीज आपका कॉज होता है, ये कहानी ध्यान रखेंगे। इसमें होता क्या जनरली, रिड्यूस्ड मिल्किंग एंड ओकेजनली डेथ। तो सिंपल लंपी स्किन डिजीज, स्किन पे एक तरीके से फोड़े फुंसी टाइप के उनके बड़े बड़े फोड़े जो हैं उनको होने स्टार्ट हुए थे। ओरिजिनली इसकी शुरुआत अफ्रीका में हुई थी, धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप, एशिया, हर जगह पहुंची, और कहानी आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रांसमिटेड, अगेन इसके ट्रांसमिशन के कारण सेम जो ह्यूमन में फैलाते हैं, फ्लाइज, टिक्स, मॉस्किटोज, यही जो है आपके कारण है, और इसके लिए आपके पास वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, तो सिंपल सी लंपी स्किन डिजीज की कहानी आप इतनी, क्योंकि फैली काफी ज्यादा, तो इसको लेकर के कैटल वगैरह ये में काफी चर्चा का विषय बना रहा है इसको। ठीक है, हेपेटाइटिस, देखो यहाँ पे मैं छोटे छोटे टर्म्स से बस आपको अवगत करा दे रहा हूँ कि अच्छा ये टर्म्स नाम की कोई चीज हुई थी। अब यहाँ पे रिसेंटली इसकी चर्चा इसलिए हुई कि इजिप्ट ने जो है अपने यहाँ पे पूरी तरीके से हेपेटाइटिस सी को क्या कर लिया, एलिमिनेट कर लिया। हेपेटाइटिस सी को लेकर के, या हेपेटाइटिस को लेकर के पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। हेपेटाइटिस जो भी होगा वो लिवर रिलेटेड बीमारी होगी। ठीक है, कोई भी हेपेटाइटिस होगा वो लिवर रिलेटेड बीमारी होगी, वो सारे अलग अलग तरीके से आपको इम्पैक्ट करेगी, बट A B C सारी चीजें यही चलती है। तो ध्यान रखेंगे हेपेटाइटिस कोई भी हो, दैट इज अगेन ऑल ऑफ देम आर द वायरल इन्फेक्शंस, ये चीज क्लियर रखेंगे। जनरली ट्रांसमिशन का जो तरीका है, एक तो गंदा खाना वगैरह किसी के साथ खा रहे उसमें भी हो सकता है ट्रांसमिशन जो है, उनके मुंह के थ्रू, उनके पार्ट्स के थ्रू हो जाएगा, या इसके अलावा रीयूज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स लाइक सिरिंज। तो जो HIV में जैसे जैसे फैलता है वो सारे तरीके से हेपेटाइटिस के वायरस भी क्या कर सकते हैं, सिंपल सी कहानी याद रखेगी, सिमिलर ट्रांसमिशन टू HIV। दूसरी चीज, हेपेटाइटिस में अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली UPSC पूछ चुका है कि किसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, किसके लिए नहीं है। उसने एक साल 2020 में पूछा था शायद ये क्वेश्चन, 19 से 20 में, कि किसके लिए हेपेटाइटिस में, कौन सी हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे A एंड B के लिए, हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस B के लिए आपका वैक्सीन अवेलेबल है, ये बच्चों को दिए भी जाते हैं। ठीक है, जो आपका मिशन इंद्रधनुष इसके अंदर दिया भी जाता है। हेपेटाइटिस C के लिए आपके पास अभी भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग, हेपेटाइटिस की इतनी चर्चा नहीं होती, HIV की चर्चा होती है, एड्स की चर्चा होती है, लेकिन दुनिया में अगर देखोगे तो एड्स से ज्यादा लोग जो है वो हेपेटाइटिस से परेशान है, मरते हैं। हेपेटाइटिस B एंड A तो अब बहुत सिक्योर हो गए हैं आप, क्योंकि आपके पास वैक्सीन कम से कम अवेलेबल हो गई है।
तो सी से डेथ ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली मरते ज्यादा है। बी में रिसेंट भी 2 साल पहले तो इसका आया है ना सर, क्या वैक्सीन ना? हाँ हाँ 2 साल पहले, 2 साल पहले बहुत रिसेंट, इसीलिए तो सर उसने क्वेश्चन उठा लिया था कि किसके लिए अवेलेबल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे कई सालों तक इन्फेक्ट होने के बाद भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, और इसी वजह से वायरस जो है आराम से वो जिंदा रहता है बॉडी के अंदर में, आपको सिम्टम नहीं देखेंगे तो लोग जो है उनको पता भी नहीं होता कि मेरे अंदर जो है वो हेपेटाइटिस के लक्षण आ चुके हैं। और हो गया हेपेटाइटिस सी तो आपके पास वैक्सीन नहीं है, तो नॉर्मल जो आपको मेडिकल केयर होगा वही मेडिकल केयर देके आप उसको क्या कराओगे, बचाने का प्रयास करोगे। तो ये हेपेटाइटिस सी को लेकर के आप थोड़ी बहुत कहानी क्लियर रखें, ए बी एंड सी, कंफ्यूज ना होना। सी का वैक्सीन बाद में, सी का वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी, सी जो है वो बाद में आया है। कहानी वही, स्टोमक पेन, वोमिटिंग, येलो आईज और स्किन, ये सारी कहानी। तो इसीलिए कई बार जो है ना पीलिया होता है, लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस का भी चेकअप करा लो, ठीक है, क्योंकि लक्षण जो है वही है। एचके भी सर बहुत आता है, हिच्ची एचके से बहुत आता है, सच में? यस सर, हो सकता है, ओके ओके, माइट बी। ठीक है, तो आपका इसमें लीवर इंपैक्ट करता है, लीवर सिरोसिस जो कहानी चलती है, स्कैरी टिश्यू हो जाते हैं, लीवर जो है आपको फूल जाते हैं, वो कहानी आपको चलेगी। ट्रांसफर हो सकता है ये। सिम्टम्स बी के लिए भी दे दिए, ए के लिए दे, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, ठीक है, एबीसी में कोई कहानी नहीं। इसके अलावा निपा वायरस केरल में फैला, मजे से फैला, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज कौन सी डिजीज है? ये वो डिजीज है जो एनिमल से जंप करती है ह्यूमंस में, ठीक है। तो ये वो डिजीज जो कि एनिमल से ह्यूमंस में जंप करती है, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, देज आर नोन एज द आपको जूनोटिक, ठीक है। यहाँ पे इसके भी फैलने के चांसेस जो है, मेनली इसके जो कारण थे, दीज आर द फ्रूट बैट्स, चमगादड़ जो है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ चमगादड़, ये इसके नेचुरल होस्ट हुआ करते हैं। अब देखो ये एक तो इनके किसी भी बॉडीली फ्लूइड के थ्रू भी निपा वायरस फैल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ नॉट ओनली बॉडीली फ्लूइड, अगर ये चमगादड़ जो है किसी फल को आधा काट के छोड़ दे और आप उस फल को खा लो तो फिर भी उससे भी फैल सकता है, क्योंकि बॉडीली फ्लूइड वहां पे भी है। तो कई बार लोगों ने कहा भाई मुझे तो चमगादड़ दिखा भी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बट फल खा लिया था मैंने, अब वो फल को उसने इन्फेक्ट कर रखा था, तो इसीलिए कहीं भी कोई फल उल खरीदो देखो कि उस पर दांत लगाया तो मत खाना, ठीक है, पता नहीं उसमें किसका ये हुआ आपको। कॉन्टैक्ट कॉन्टेमिनेटेड फूड और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यही मैंने बात करी थी। अब जूनोटिक डिजीज की चर्चा बार बार होती है, ध्यान रखना, जूनोटिक डिजीज भी अगेन दीज आर द टाइप ऑफ डिजीज, और ये वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ये कई तरीकों से हो सकता है। फेमस जूनोटिक डिजीज में अगेन जापानीज इंसेफेलाइटिस आपको बार बार दिखेगा, ये टर्म काफी फेमस आपको दिख रहा है, ठीक है। आज के डेट में जो जूनोटिक डिजीज के बढ़ने का कारण मेजरली डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा कारण है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई जानवर जो हैं वो जंगलों से निकल के बाहर आ रहे हैं, एक्चुअली जानवर बाहर नहीं आ रहे हैं, हम जंगलों में जा चुके हैं। जानवर तो अपनी जगह पे वो सालों से वहीं रह रहे थे, हम जो है हमने जंगलों को काटते काटते इतना छोटा कर दिया कि भाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, और वो जब बाहर आएंगे तो अपने साथ वो जो डिजीज को होस्ट करते हैं उसको लेकर के आएंगे, और वो आएंगे तो आपको फैलना तो शुरू होगा ही, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और ये टाइम के साथ जूनोटिक डिजीज की संख्या बढ़ेगी, इसका ये सबको क्लियर है। इसीलिए दुनिया में आज के डेट में जो फोकस है वो चल रहा है, एक टर्म काफी चलता है, दैट इज वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच में ये फोकस है, जनरली इसकी बात ये होती है कि केवल आप अगर इंसानों को स्वस्थ बनाने की बात कर रहे हैं कि इंसानों को हमें स्वस्थ रखना है, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपने इकोसिस्टम को स्वस्थ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर इंसानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो आपको जानवरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फॉरेस्ट के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एज अ होल इस अर्थ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉर द हेल्थ, ये आज के डेट में दुनिया का फोकस है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि केवल और केवल हम केवल इंसानों को अकेले केंद्र में रख के हम सोचे कि चीजें सस्टेन कर जाए, तो वो नहीं करेंगे। और ये आपको इसीलिए चीजें, ये कहीं पे भी आप ऐसे में कहीं पे भी जरूरत पड़े, ये इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो। इसके अलावा अभी जैसे मैंने कल ही देखा था, बाकी कुछ डिजीज वगैरह बचेंगी 3-4-5 जो लास्ट 3-4 महीने के हैं, आई विल कलेक्ट दोज एज वेल। कुछ अलग अलग थोड़े नाम है, ये फेमस वाले जो है मैंने करा दिए थे, पुराने वाले हो जाएंगे तो उसको फेमस नहीं, बाकी रिसेंट एग्जाम के पास रहेगा तो उसमें कोई भी डिजीज का नाम आएगा तो वो थोड़ा सा लास्ट के 2-3 महीने का देख लेने का है। अभी जैसे मैं कल या परसों के पेपर में देख रहा था, पोलियो का केस मिला इंडिया में, हाँ मेघालय में, ठीक है। तो 2 साल के बच्चे में ये वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस है, ठीक है। तो वैक्सीन जैसे कई बार आपके किसी को वैक्सीन लगती है ना, उससे भी पोलियो फैलने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे हुआ क्या है इसमें, इसकी चर्चा मैं आपको कराऊंगा डिटेल में, बट इसमें होता क्या है कि जैसे वैक्सीन दिया जाता है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन होते हैं आपको,
तो उसमें क्या होता है, कई बार उसमें क्या होता है कि वायरस पूरी तरीके से उसको किल नहीं किया जाता है, वीकेंड वायरस होता है वो पोलियो का। तो वो क्या करता है कि कई बार बॉडी में रेप्लिकेट करेगा, बॉडी में रेप्लिकेट करेगा तो उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट थ्रू द फीकल रूट, ठीक है। और वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे बाकी वाटर बॉडीज में या पॉन्ड में इन जगहों पे वो चला गया, ठीक है। बच्चे का मान लो कि वेस्ट मटेरियल जैसे ही उसने आपको रिलीज किया तो वो क्या होगा, उसके थ्रू इट विल इंटर इनटू पॉन्ड्स और सीवर्स या उन जगहों पे चला गया, और वो वायरस वहां पे आपको रेप्लिकेट करता है, अपने आप को बढ़ाते रहता है, किसी तरीके से वो बढ़ा हुआ है, वो उसका नंबर बढ़ गया। अब क्या होगा कि वो बच्चे जो कि जिनको की पोलियो का वैक्सीन नहीं लगा है, ठीक है, वो किसी तरीके से उस वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर उनको वो वायरस होने का चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से पोलियो का एक केस आपको परसों के न्यूज़पेपर में आया था, मेघालय में मिला है। तो इस तरीके से कभी कभार वो चर्चा हो जाता है, बहुत होगा नहीं क्योंकि माइनर केस है। तो इसीलिए आपको रेगुलर इम्यूनिटी बढ़ाते रहनी पड़ेगी, रेगुलर इन द सेंस कि आपको सभी को वो टीका लगाते रहना पड़ेगा। तो 2 बूंद जिंदगी की जो है वो लगातार पीना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये 100% एलिमिनेट हुए कुछ साल नहीं हो जाते हैं, तब तक इसके चांसेस कभी भी हो सकते हैं कि ये बढ़ जाए, ठीक है। तो ये चर्चा है, इसी तरीके से कुछ कुछ जो इश्यूज आए थे रिसेंट में वो मैं आपको चर्चा करा दूंगा। बाकी जो निपा की कहानी है, पहली आउटब्रेक 1998 मलेशिया में हुई थी पहली बार, ये सब कहानी आप देख लेना, थोड़ा सा चांसेस नहीं है वो पूछेगा। नेचुरल होस्ट इसके फ्रूट बैट्स हैं, थोड़े बहुत इसको जो है स्वाइन वगैरह पे भी ये होस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको निपा का केस रहा। एंड द लास्ट दैट इज द मार्बर्ग वायरस, ठीक है। इतने सारे वायरसेस की चर्चा करी कि आप भूल जाओगे, तो इसीलिए जो है मेजरली इनके नाम याद रखना, एक दो सिम्टम्स याद रखना, बाकी इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। तो ये भी इबोला का भाई है मार्बर्ग, ठीक है, उसी फैमिली से आता है। ये फैला आपको गिनिया में अगेन। तो यहां पे क्या हो रहा है, हेमोरेजिक फीवर। यहाँ पे आपको जनरली इसको मार्बर्ग की बात ये चली क्योंकि यहाँ पे फैटेलिटी रेट काफी ज्यादा था, जिसको हुआ 10 लोगों को हुआ तो उसमें 9 जो है वो निकल पड़ेंगे, तो बचने के चांसेस कम है। तो बीमारियों में जिनकी फैटेलिटी रेट कम होती है उसको लेकर के उतनी चिंता नहीं होती, जिसकी फैटेलिटी रेट ज्यादा हो जाती है तो फिर वो चिंता का विषय बन जाता है, उसको जल्दी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगेन इसको भी ध्यान रखना कि दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, इबोला वायरस। तो इबोला का भाई मार्बर्ग, इसका भी कुछ नाम लिखते कुछ वैसा ही तो आसान रहता है याद करने में, ठीक है। बट ध्यान रखना ये कहाँ फंसा है, ये बीमारियां उन जगहों पे हुई है जहां पे लोग, जहां पे वो इलाके जहां पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैट्स, चमगादड़ अगेन राउसेट बैट्स, ठीक है, ये होस्ट है, ये नेचुरल होस्ट है उस बीमारी के, उस वायरस के, ठीक है। और ये इनका मिला है कि माइंस और केव्स के अराउंड उस एरिया में जो गिनिया वाले रीजन में, तो उनको ये बीमारी फैली थी स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर वहां से ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। इशू ये था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका भी हो सकता है। तो कोई भी बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होना शुरू करे, वो अचानक से क्या हो सकती है, आपको स्केल हो सकती है, स्केल अप हो सकती है, काफी जल्दी वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, और इसलिए जो है आपकी कहानी गड़बड़ हो जाती है। अगेन गिनिया, वेस्टर्न अफ्रीका काफी फेमस जगह है बीमारियों के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका वेस्टर्न अफ्रीका वाले रीजन में खास करके ये कहानी आपको चलती है। तो गिनिया का और मार्बर्ग वायरस याद रखें, इबोला का भाई। तो ये टर्म आपको सिंपल सिंपल कि अच्छा ये वायरस क्या था, इसमें क्या हो रहा है, बस इतना ही आप याद रख लोगे तो मेजर वायरसेस की कहानी या मेजर डिजीज की कहानी जो है आपको हो पाएगी। इसके अलावा तो सेम कॉजेज वगैरह बैकग्राउंड आपको साइंस एंड सिम्टम्स वही फीवर चिल्स वगैरह चले आएंगे, तो वो आप थोड़ा बहुत इसको देखोगे। इसके अलावा इबोला चला था खूब जम के, ठीक है। तो इबोला थोड़ा सा अब उतना चर्चा में है नहीं, इसलिए इबोला पर मैंने कोई खास फोकस नहीं रखा है। तो अब 1-2 साल हो गए इबोला पे लेकर कोई खास वैसी न्यूज मुझे आई नहीं है। इबोला का भी कारण यही था, इबोला की भी फैटेलिटी रेट काफी हाई थी, इसीलिए इबोला लेकर के जो है चिंता लोगों की काफी ज्यादा बढ़ी थी। हालांकि अब इबोला का कोई वैसा इशू है नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होता था, वही बुखार लगना, वॉमिटिंग होना, सोर एंड थ्रोट इन्फेक्शन, और उसके बाद जो है इशू हो जाती थी। तो ये मेजर और 2-4 और कराऊंगा, एंड उसके बाद आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन फिनिश हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर क्लासिफिकेशन ऑफ क्या करा दूं बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स करा दूं या फिर आपको स्टार्ट करा दूं मैं आईटी वाला सेक्टर, जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे हम। क्योंकि बायो का जो सेक्शन था आपको जो टेक वाला पोर्शन था वो मैंने करा दिया है आपका, ठीक है। क्योंकि इसमें सब कुछ करा ही दिया आपको, जो आपको कंटेम्प्रेरी इवेंट्स जो चल रहे थे वो तो चल रहे थे, वो आपको हो गया है। अब रह गया कि इसके आगे क्या करा दें, आइदर आई विल स्टार्ट विद आईटी सेक्टर, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बाकी चीजें जो रिलेटेड है वो स्टार्ट करते हैं,
या बायो में जैसे एक सेक्शन बचा हुआ था छोटा सा, दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम्स, ठीक है, जो आपका स्पीसीज का जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज जो है वो आपका पोर्शन बचा हुआ था। सर बायो कराना है। हाँ जी, बायो 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 हाँ हाँ हाँ, वही वही वो करना है। हाँ यस है तो इजी, बट चलो ठीक है, एक ब्रीफ आपको आइडिया उसमें देता चला जाऊंगा। तो हाँ, थोड़ा बहुत उसमें क्वेश्चन कुछ कुछ हो रहे हैं, तो वो फिनिश करा के, ठीक है, उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है, उसमें आपको 1 से 2 क्लास में उसको निपटाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि उसको जो है आपको थोड़ा उसमें देखो बेसिकली आपको रट्टा ही मारना है, बट हाँ थोड़ा बहुत क्लास में उसको, क्योंकि रिसेंट में क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछ लिए, इसलिए मेरा ये था कि उसको मैं करा दूं या ना कराऊं। तो पीडीएफ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट वरी, उसको लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो 1 से 2 क्लास में उसको मैं निपटा दूंगा, अगर कराऊंगा भी तो 1 से 2 क्लास में उसको फिनिश करा दूंगा। और उसके बाद जो है आपका वी विल स्टार्ट विद आईटी सेक्टर, और फिर देखते हैं क्या चलेगा। तो आईटी सेक्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि उसमें भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो डेवलपमेंट जहां जहां ज्यादा होगा उसमें थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, बट अगेन वहां पे आईटी सेक्टर में कंप्लीटली आपको इसी तरीके से कराऊंगा, कीवर्ड्स बेसिस पे कराऊंगा कि क्या डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि वहां पे आप देखोगे क्वेश्चन बहुत डिटेल में उसने कभी नहीं पूछे। आईटी सेक्टर में सिंपल सिंपल क्वेश्चन को पूछता है, आपको कीवर्ड्स जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई वही से पूछता है वो, ठीक है, वो आपको बहुत डेट में जाके, जैसे अब सिंपली उसने क्या पूछ लिया कि भाई जो वर्चुअल रियलिटी है ये क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, यही सब टर्म्स वो पूछ रहा है बार बार, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो नए नए टर्म्स हुए हैं वो आपको जो डेवलपमेंट है पिछले 1 डेढ़ 2 सालों की वो मैं आपको करा दूंगा, थोड़ा बहुत वाईफाई वगैरह पे क्या है, लाईफाई क्या है, ये सब चर्चाएं इसको इसको लेकर के करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यही आपका मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एंड देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ कुछ डिजीज के नाम देख के आना, मैं अगले क्लास में मैं भूलता नहीं, मैं पूछ जरूर लेता हूँ, ठीक है। कौन कौन से देखने बोले थे? एक वो कैंसर वाला था, ट्रांसज्यूमिक वाला, ट्रांसज्यूमिक करके कैंसर वाला था, वो बोले थे। अरे वो तो याद करने बोला था, हाँ, बहुत सारी। बायो की स्टूडेंट ये तो बता दिया था मैंने, आज ही बताया क्लास में। हाँ, टाइरोसिनेमिया, गॉसर डिजीज, विल्सन डिजीज, ये सब आज क्लास में स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। बायो की स्टूडेंट है इसलिए याद रहता है। देखो सिंपल बताते हैं जिनका मिस हुआ था। टाइरोसिनेमिया में सिंपली क्या होता है, आपका बॉडी में एमिनो एसिड ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, ठीक है, और उसके वजह से लिवर में वो जमा होगा एंड देन इट विल स्टार्ट इंपैक्टिंग। दूसरा था आपका गॉसर सिंड्रोम, इसमें बॉडी ये लाइसोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, इसमें भी इंपैक्ट जो है आपके लिवर पे ही पड़ता है। दूसरा तीसरा जो था विल्सन डिजीज था, विल्सन डिजीज में कॉपर एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में, एक्सेस कॉपर जो है वो एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, और उसके वजह से अगेन लिवर पे इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। और चौथा कौन सा था? गैस्ट्रोट सिंड्रोम, राइट। गैस्ट्रोट सिंड्रोम जो था, इसमें आपको एपिलेप्सी है, ये एक तरीके से सिवियर फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी है, जहां पे बॉडी सीजर स्टार्ट हो जाते हैं, मिर्गी आती है, और कई तरीके की मिर्गी आती है, ठीक है। तो वो ऐसी मिर्गी है जैसे किसी को, हर नॉर्मली लोगों को 1 या 2 टाइप की मिर्गी आती है, बट मिर्गी कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जिसको गैस्ट्रोट सिंड्रोम हो गया उसको जो है वो कई तरीके की मिर्गी, दिन भर में 8-10 मिर्गी उसको आ सकती है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो वेराइटी बन जाती है।